खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में हम मुख्तलिफ़ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते आते हैं और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने के लिए आए हैं जो न सिर्फ इंसानियत का दर्द रखती है, इंसानियत के दर्द के साथ मौजूदा हालात में जहां तिब्बी मैदान एक महंगा मैदान साबित हो रहा है, लोग दवाइयां खरीदने के तक मुतहम्मिल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान साहब एक कार-ए-नेक इंसानी खिदमत खल्क के जज्बे के साथ आगे आए हैं और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाया गया है, जो 19 तारीख से शुरू हुआ है और 24 तारीख तक ये जारी रहेगा। अवाम का हुजूम आप देख सकते हैं किस कदर अवाम का हुजूम यहाँ जमा है और लोग किस कदर इस्तेफादे के लिए टूट पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे दौर में जबकि दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं, इलाज महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, ऐसे हालात में मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ ये कैंप कायम किया है, जिसका खातिर खा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब से आपका तारुफ कराऊँ, मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान साहब जो माहिर अमराज़ चश्म हैं और काफ़ी 25 साल अरसे से आपकी काफ़ी खिदमात रही हैं और इन खिदमात के तहत आपने कई एक कार्य खैर अंजाम दिए हैं और आज भी अंजाम दे रहे हैं, ख़ास तौर पर आँख के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आँख इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। आँख ही के ज़रिए इंसान दुनिया की इस रोशनी को देख सकता, कुदरत के खूबसूरत मनाजिर की हैसियत से हमारे सामने है, उसे देख सकता है। अगर आँख ना हो तो उसकी हालत कैसी होती है उसका अंदाज़ा एक अंधा ही कर सकता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि मुब्तलाए दर्द कोई यज़ू हो रोती है आँख, मुब्तलाए दर्द कोई यज़ू हो रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। यकीनन नाज़रीन, आँख कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है और इस अनमोल तोहफ़े की हिफाजत के लिए डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान साहब ने जो काम अंजाम दिया है और दे रहे हैं वो लायक सताइश है और काबिल तक़रीर है। आइए इस इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार इस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद के इंसानी जज्बे के साथ, इंसानी खिदमत के जज्बे के साथ जिस तरीके से आपका मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर एक ही छत तले लोगों को हर टेस्ट मिल जा रहा है और वो भी कई बाज़ टेस्ट आपके पास मुफ्त हैं और बाज़ टेस्ट पे आपने भारी डिस्काउंट दिया है, ये किस हद तक कैसे आप इसको देखते हैं? किस तरीके से ये डिस्काउंट आपके पास है, फिर किस तरीके से आपके पास जो आवाम का हुजूम आ रहा है ये कैसे टैकल होता है, किस तरीके से आप लोगों का प्रोग्राम है? मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आप इस ताल्लुक़ से आगाह करें। बेसिकली जो है ये हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करने का मंशा, जो मकसद था वो ये था कि भाई जो है जो कॉरपोरेट लेवल की जो सहूलियात होती हैं, यानी बैनुल अक़वामी तर्ज पर जो सहूलियात फ़राहम की जाती हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, उस किस्म की सहूलियात को जो है हम इस हॉस्पिटल में अवेलेबल करें कम शरह पर। अब आप अक्सर देखा जाता है कि जो लोग जो हैं, जो रिच कैटेगरी के लोग होते हैं, वो तो कहीं पर भी जाकर इलाज करवाते हैं और ये जो परेशान हाल रहते हैं वो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग जो है ये इलाजों से काफ़ी परेशान होते हैं हॉस्पिटल को बिलों को लेकर। तो इस वजह से जो है हम इस मकसद से इस हॉस्पिटल को हमने क़ायम किया कि बैनुल अक़वामी तर्ज पर ये हॉस्पिटल में सहूलियात रखें और बिल्कुल कम शरह पर, यानी 60 से 65% की शरह पर हम काम करें, ताकि लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास पीपल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल हो। तो हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग की जो तामीर भी है जो वो भी मियारी हो और जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लगाए हैं, ख़ासकर ऑपरेशन थिएटर्स, हमारे पर 11 ऑपरेशन थिएटर हैं।
इस हॉस्पिटल में 11 ऑपरेशन थिएटर हैं और सारे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें लमाइनर एयर फ्लो सिस्टम है। लमाइनर एयर फ्लो सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें जो है इन्फेक्शन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि हवा एकदम प्योर छन के ऑपरेशन थिएटर पे दाखिल होती है। और दूसरी सहूलत ये है कि इसमें जो है हमारा जो स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही एडवांस किस्म का है। बेहोश करने के जो मशीन्स होते हैं, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशंस जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी एडवांस्ड है। लैप्रोस्कोपी का जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी काफ़ी एडवांस्ड है। और ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन मशीन्स, ये भी बहुत ही उम्दा और लेटेस्ट मशीन्स हमने तैनात किए हैं इस हॉस्पिटल में, ताकि पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस मिले। ख़ासकर जो है हमने अल्ट्रासाउंड को जो है काफ़ी एडवांस मशीन इसलिए ख़रीदा है कि हमने जो है वो उस मशीन जो है बीमारियों को काफ़ी तफसीली तौर पर जान सके। आप जानते हैं आजकल जो है एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तौर पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, और ये मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेशन की वजह से काफ़ी महंगे भी हो गए हैं। लेकिन हमने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स ला के रखे हैं, ताकि पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सहूलत मिले और डायग्नोसिस सही हो, ताकि इलाज करने में आसानी हो। और यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में मुख्तलिफ़ शोबों से, यानी तकरीबन सभी शोबे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरोसर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, आँखों के अमराज, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ईएनटी यानी फिजियोथेरेपी है, डाइटिशियन है, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी यानी डायलिसिस का यूनिट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये दवाखाना टोटली जो है 225 बिस्तर पर मुश्तमिल है, जहां हम शुरू कर रहे हैं तकरीबन 160 बेड से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और ये कोशिश की गई है कि हर जगह पर जो है कम से कम उसकी तारीफ़ रखें, वार्ड में भी कम टैरिफ रखें, आईसीयू में भी कम टैरिफ रखें, और हर जगह। और एक ख़ास बात हम ये हॉस्पिटल की हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आम तौर पर ये होता है कि जनरल वार्ड हो या फिर कोई रूम हो जहाँ पे जो है पेशेंट को जो है ऑक्सीजन, वैक्यूम और एयर या फिर मॉनिटर की सहूलत नहीं होती। यहाँ पे तकरीबन सारे बेड्स पे हमने ऑक्सीजन, एयर एंड वैक्यूम और मॉनिटर को लगाया है। अगर ये इस हॉस्पिटल में किसी भी बेड पे जाके आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगा सकते हैं, यानी एक रूम को भी प्राइवेट आईसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सहूलतों के साथ हमने इस हॉस्पिटल को कायम किया है। और बिल्कुल मंशा ये है कि हम जो है बैनुल अक़वामी और मियारी हेल्थ केयर को जो है हम आवाम की चौखट तक पहुँचाएँ, बिल्कुल कम शरह में। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कहा कि बैनुल-अक़वामी शहरों पे हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, तो आपके 25 साल तजुर्बे में जैसे आप अतराफ़ का माहौल देख रहे हैं, शहर में कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम हैं, ऐसे में आपका क्या तजुर्बा है कि जिस तरीके से आपका हॉस्पिटल बैनुल-अक़वामी सतह पर काम कर रहा है, इस तरीके से हिंदुस्तान भर में ऐसा कोई हॉस्पिटल जो बैनुल-अक़वामी तर्ज पर, जैसा आपने बताया कि मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बैनुल-अक़वामी तर्ज के पेश नज़र हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हिंदुस्तान भर में है या फिर हैदराबाद में है? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शहर हैदराबाद है वो मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। यहाँ पे जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और जितने बड़े बड़े सहूलतों के साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, हिंदुस्तान के किसी शहर में भी नहीं है, इंक्लूडिंग दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे में भी नहीं है, बेंगलोर में भी नहीं है। तो ये जो बेंचमार्क हैदराबाद के जो हॉस्पिटल सेट किए हैं काफ़ी ऊंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे टेक्नोलॉजी यहाँ पर, जहाँ पे अब तो ये कह सकते हैं कि एशिया के कई सिटीज़ में पहला अगर कोई नया इक्विपमेंट आता है तो वो हैदराबाद में आता है। तो ये बेसिक बेंचमार्क ही ये बहुत ऊंचा है हैदराबाद का। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कम से कम जो लोग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उसका कम से कम 70% भी फॉलो करके हम जो है कम शरह पर पेशेंट तक सहूलत पहुंचाएंगे, तो इंशाअल्लाह काफ़ी आवाम को काफ़ी इस्तेफादा होगा इससे। डॉक्टर साहब, जैसा कम शरहों की आपने बात की है, तो ये कम शरहें एक हद तक रहेंगी या फिर हॉस्पिटल
जैसे जैसे डेवलप होगा आपका, फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे आप आगे का सफ़र तय करेंगे, उसके बाद फिर इसके जो जिस तरीके के मेयारात का आपने ख्याल रखा है? तो देखिए, अब हम जो है ना, हमें बेसिक हमारे हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने का मोटो ये है कि हम जो है कितने भी आगे चले जाएं, हम कितने भी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएं, कंपेयरिंग टू अदर हॉस्पिटल्स वी विल बी लेस इन टैरिफ। हमारा मंशा ये है कि भाई हम जो है, अगर हम सेम टैरिफ में है तो फिर हमारे में और वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज को जो है कम शरह पर पहुंचा कर एक नए फार्मूला लेके हम जो है आने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका कैंप चल रहा है 4 रोज़ा, कैसे टेस्ट आपके पास हैं, किस तरीके से आप बाज़ टेस्टों पे जो डिस्काउंट दिया है आपने के किस तरीके के हैं, ज़रा उसकी तफसीलात आप में? तो ये तो जो है, देखिए, ये जो कैंप होता है बेसिकली हमने इस कैंप को इसलिए मुनक़िद किया है कि भाई आफ्टर कोविड के बाद जो है लोगों का, मरीज़ों का हेल्थ प्रोफाइल टोटली बदल चुका है। पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहे हैं। आप गौर कर रहे हैं कि लोग जो है अचानक जो है हार्ट के मर्ज़ में मुब्तला हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो जा रहे हैं, पैरालिसिस अटैक्स हो जा रहे हैं, एब्डोमिनल इमरजेंसीज हो जा रहे हैं, किडनी फेलियर्स हो जा रहे हैं, किसी की बीनाई चले जा रही है, किसी को जो है कुछ हो जा रहा। तो ये कई मर्ज़ में अचानक हो रहा है, बिल्कुल हेल्थी लिविंग इंडिविजुअल्स में। और आप आजकल सुन रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज करते वक्त मौत हो गई, 22 साल नौजवान की मौत हो गई, 40 साल जो बैडमिंटन प्लेयर है वो बैडमिंटन कोर्ट पे ही गिर के फौत हो गए। ये जो चेंज आया है हेल्थ प्रोफाइल में कोविड के बाद से, ये काफ़ी तशवीशनाक है। तो हम आवाम से गुजारिश है कि वो अपने हेल्थ को जो है ख्याल रखते हुए हेल्थ अवेयरनेस के कुछ बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो करवा लें, ताकि एटलीस्ट आपको इशारा मिल जाए कि भाई आपकी जो है सेहत की तरफ कुछ आपको रेड सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, ताकि वक्त पे इलाज करने से आप हेल्थ इमरजेंसी में जाने से बच सकते हैं। तो बिल्कुल इसी मकसद के साथ हमने इस बड़े कैंप का इनेकाद इसलिए किया है कि आवाम जो है ये फ्री सहूलतों का इस्तेमाल करके अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हो जाए, ताकि जो है, और ये जो अखराजात होते हैं तो ये तो अखराजात पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैंप होते हैं। या ऐसे कैंप तो जो है हम बहुत ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। हर साल एक मेगा हेल्थ कैंप का इंतखाब मेहदीपट्टनम पे होता था। अब इस साल से इंशाल्लाह ये नए दवाखाने पे हम कर रहे हैं। हर साल हाजियों के लिए भी हम कैंप करते हैं। बल्कि कोविड का एक ऐसा ज़माना आया बीच में 2-3 साल हम कैंप करने से कासिर रहे, क्योंकि लोगों को एक जगह जमा करना ममनू था। तो क्योंकि कोविड मर्ज़ ऐसा फैल रहा था कि हम कैंप नहीं कर सकते थे, तो अब हम फिर दोबारा उसका आगाज़ कर चुके हैं। अवामुन नास से हमारी यही गुजारिश है कि जो है ये जो कैंप आपके लिए रखे हैं, आप पहुँचे हॉस्पिटल पे, रजिस्ट्रेशन करवाएं या साथ ही साथ कंसल्टेशन करके अपने टेस्ट वगैरह करवा के अपने सेहत से ज़रा आगाह हो जाए। कौन कौन से टेस्ट आपकी फहरिस्त में शामिल हैं? जो टेस्ट हम जो फ्री कर रहे हैं, जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, रैंडम ब्लड शुगर है, किसी को HbA1c की भी ज़रूरत होती है। ख़ासकर हैदराबाद की आवाम में हम 2 चीज़ों को लेके बहुत फ़िक्रमंद हैं। एक तो जो है डायबिटीज़, अनडिटेक्टेड डायबिटीज़, और दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट। क्योंकि जो किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है ये सारे जिस्म का फ़िल्टर होता है, किडनी जो होता है फ़िल्टर होता है। अगर सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ता चला गया तो ये किडनी फेलियर की तरफ जाने की अलामत है। तो इन टेस्टों को भी हमने फ्री रखा है, तो ताकि वो जल्द डिटेक्ट होने से, कुछ परहेज़ में आने से लोग जो है किडनी को फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं, और वक्त पे इलाज करने से टोटली किडनी फेलियर में जाके डायलिसिस पे जाने से बच सकते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ भी जो है, अगर कोई मरीज़ को वक्त पे डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाए, उसका इलाज कराएं, परहेज़ करें, वॉकिंग करें, तो वो 30-30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी सेहतमंद रह सकता है। लेकिन एक अनडिटेक्टेड डायबिटीज़ 2 साल के लिए भी, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसा जो है अनडिटेक्टेड डायबिटीज़ 2 साल में सारे जिस्म को खोखला कर देगा। जब तक उसको पता चलेगा टेस्टों के ज़रिए, या फिर उसके रिश्तेदार उसको पकड़ के डॉक्टर तक ना ले जाएं, वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचेगा।
जब बहुत देर हो चुकी होगी, वो किडनी फेलियर की तरफ जा चुका होगा, उसके हार्ट वेसल्स में ब्लॉकेजेस आ चुके होंगे, उसके सेरेब्रल ब्रेन वेसल्स में ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, उसकी बीनाई से भी खासिर हो चुका होगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हम कई मरीज को देख रहे हैं, वो पहली मर्तबा उनको शुगर तब कब मालूम पड़ रही है कि बस उनकी आँखों की रेटिना डैमेज हो चुकी है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अगर रेटिना डैमेज होना है तो 2 या 3 साल तक अनडिटेक्टेड शुगर अगर गई तो ही रेटिना डैमेज होता है। ऐसे कई मरीज़ हम अपने आउट पेशेंट में देखते हैं जो रेटिनल डैमेज के बाद उनको ये पता चलता है कि उनकी शुगर आई है। इस कैंप में ऐसी कोई मिसाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं? पहला मरीज़ खुद वैसे ही था। आज का जो पहला मरीज़ था, नौजवान आदमी, 42 साल नौजवान आदमी, 2 किडनियों से फेल होके पहुँचे तो उनकी आँखों की जो है बीनाई, एक बीनाई तो कम्प्लीटली जा चुकी थी, दूसरे में मोतिया बंद आ चुका है। उनका शुगर और किडनी टेस्ट कराने पर यह पता चला कि उनकी किडनी क्रिएटिनिन 7 को पहुंच चुका है क्रिएटिनिन, और शुगर 400 चल रही है। तो ऐसे हालात में एंड स्टेज में पहुंचने से बजाय तो हम अवाम नास से फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि कैम्प का इस्तेफ़ादा करें, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका जल्द डिटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। एक्सरे, ईसीजी और भी कोई टेस्ट आपके पास हैं जो लिस्ट में हमने देखे हैं? तो ये एक्सरे भी फ्री हो रहा है, ईसीजी भी फ्री हो रहा है, और इवन अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो होता है पेट का वो भी हम फ्री कर रहे हैं। बाहर कितने में होता है? बाहर आमतौर पे जो है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है 1200 से 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्कैनिंग मशीन है वो काफ़ी मियारी है। ये मशीन पे अगर कोई स्कैन करता है तो कम से कम 2 या 3 हज़ार रुपये ले लेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हम सेहत के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए मौजूदा दौर के जो सेहत के तकाज़े हैं, जिस तरीके से हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात होती है उस हिसाब से हमारी मतलब लाइफस्टाइल जैसा हमारा चेंज हो रहा है। जैसा अभी शुगर को भी हैदराबाद हब माना जाता है शुगर के लिए, तो किस तरीके से ये इस तरीके के लाइफस्टाइल को हम कम कर सकते हैं? ये बड़ा बहुत ही अहम तरीन सवाल आपने किया है, और ये जो है बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। ख़ासकर हैदराबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है कि वो दावतों को कम करें। ये अक्सर हमारी जो डायबिटीज़ कैपिटल बनने की वजह जो है हैदराबाद, वो हमारी दावतें हैं, और दावतों का आगाज़ होता है रात के 10 बजे और चलता है सिलसिला 2:30 बजे 3 बजे फजर तक भी चलता है। अब आप समझिए कि भाई कोई डायबिटीज़ मरीज़ जो है रात के 3 बजे इंजेक्शन लेके फिर दस्तरखान पे बैठ रहे हैं तो उनकी क्या हालत होगी। तो ऐसे में फिर जाके सो जाते हैं तो इतने हैवी पेट के साथ। ये कोई मुझको सुना रहे थे कि एक एवरेज दावत में लोग जो है कम से कम 400 ग्राम से लेके 700 ग्राम का गोश्त कंज्यूम कर रहे हैं। 400 ग्राम से 700 ग्राम तक का भी गोश्त पर इंडिविजुअल कंज्यूम हो रहा है। तो सोचिए इतना ज़्यादा मिक़दार में ग़िज़ा लेकर अगर आप नींद करने चले जाएंगे तो हज़म होने उसको कितनी तकलीफ़ होगी। खून में चर्बी का बढ़ाव कितना होगा, कितनी बढ़ेगी चर्बी आपके नींद के दौरान। इसीलिए कई मरीज़ जो है हैवी दावतों के बाद जो है हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। तो मेरी ये ख़ास अपील है आवाम से कि भाई जो है वो दावतों को जो है थोड़ा सा जल्दी शुरू करें और जल्दी उसको कंप्लीट करें, ताकि जो है जो अबव 40-50 ईयर्स ऑफ एज हैं उनका जो है थोड़ा सेहत का तकाजा होता है, और जो है सेहत को ख्याल करते हुए जो है ज़रा दावतों को जल्द स्टार्ट करें और जल्द मुकम्मिल करें। और हमेशा स्पाइसी फूड वगैरह खाने से ज़रा खासिर करें। नॉन वेजिटेरियन फूड जो है हफ्ते में 2 या 3 मरतबा लें। तरकारी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वॉकिंग करें, कम से कम एक 45 मिनट की वॉकिंग करें। इससे कि जो है काफ़ी सेहत का जो है आप सेहत को अच्छी रख सकते हैं। और जो है अननेसेसरी बिंज फूड ईटिंग आजकल और एक बहुत ही रिवायत जो चली है हैदराबाद में, कि अब सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में, वो स्विगी ज़ोमैटो के तहत जो कई घरों के किचन्स बंद हो चुके हैं। तो पता नहीं अब वो लोग कहाँ से कैसे पकाते हैं, किस तेल का इस्तेमाल करते हैं, आप जो है मंगाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। तो इससे जो है काफ़ी लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इंसिडेंस काफ़ी परसेंटेज बढ़ चुका है।
अभी आप जाइए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर्स में जाकर देखिए, नए नए नौजवान बच्चे टीनेज में जो है आंत की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जंक फूड। सो मेरी घर का बना हुआ खाना खाएं और ये जो बाहर के खानों से थोड़ा सा परहेज़ करें। वैसे तो बाहर का एक आध महीने में या हफ्ते में एक आध मरतबा खाना जो चाह रहे हैं वो खा सकते हैं, लेकिन रोज़ की ये मामूल बना चुके हैं, ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है। डॉक्टर साहब, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपका एक शोबा है जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं। इस शोबे में 25 साल का तवील अरसा आपने गुजारा है। किस तरीके के केसेस आपके पास रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है पिछले 25 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं ऑफ्थल्मोलॉजी में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मोतियापन के अलावा ग्लौकोमा की सर्जरीज है, तिरछेपन की सर्जरीज हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं, ये सारी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं हम हमारे हॉस्पिटल में। तो अक्सर जो है वो भी एक नई चीज़, नया बदलाव जो पिछले 10 साल में देखने को मिला है वो ये है कि मोतियापन जो हम अक्सर बचपन में सुनते थे 65 साल 70 साल में आता था, वो नहीं है। अभी अभी 40 साल की उम्र में ही मोतियापन शुरू हो जाए। ये हो सकता है इसकी ग़िज़ाओं में चेंज, न्यूट्रिशनल चेंजेस, और जो है जो स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। स्मार्टफोन्स में ब्लू लाइट का एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। लोग समझते हैं कि नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर फ़ोन देख लो, तो फ़ोन देखने रात में अंधेरा लाइट बंद करके फ़ोन देखते हैं। ब्लू लाइट आँख के अंदर दाखिल होती है, ब्लू लाइट का सिग्नल ब्रेन को जाता है और ब्रेन ये समझता है कि ये ब्लू लाइट जो आ रही है ये दिन का वक्त है, तो वो इशारे ब्रेन को ये देता है कि तू सो मत। तो नींद और भी जो है कम हो जाती है ये फ़ोन का इस्तेमाल करने से। तो मेरी गुजारिश ये है कि ख़ासकर ख़वातीन जो है रात में जो है लाइट्स ऑफ करके जो फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं, और बच्चे भी जो है काफ़ी ज़्यादा रातों में फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे गुरेज करें ताकि वो ब्लू लाइट आँख के पर्दे रेटिना को जला न दे। कई केसेस देखने में आ रहे हैं रेटिनल डैमेजेस ड्यू टू दिस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम जो है, अब ये क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि आप फ़ोन टोटली अवॉइड करो, लैपटॉप टोटली, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आज की जो पढ़ाई है इट इज़ हाइब्रिड लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग है। या हाइब्रिड लर्निंग से मुताबिक या आपको गैजेट्स में भी पढ़ना पड़ेगा और किताबों से भी पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाइब्रिड लर्निंग, दिस इज़ द एरा ऑफ हाइब्रिड लर्निंग। तो आप हम उनको टोटली रोक नहीं सकते, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बेवजह इस्तेमाल से बच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 4 साल से जो है 12, 13, 14 साल तक उसका स्क्रीन टाइम 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होता है तो क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है उसको नुकसान होगा। इसी वजह से जो है जो स्क्रीन करीब का स्क्रीन देखते देखते आंखों पे बार पड़ के ये ग्रोइंग एज में जो है मायोपिया का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है। मायोपिया का मतलब है दूर की नज़र का कमज़ोर हो जाना। तो ये जो मायोपिया जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा एंडेमिक प्रॉब्लम बन चुका है। अब मैं जब प्रैक्टिस शुरू करा था मैं 1997 में, जब हार्डली 5% मरीज भी पीडियाट्रिक पेशेंट्स नहीं होते थे। आज हमारे आउट पेशेंट में 30 से 40 मरीज जो है बच्चे हैं बिकॉज ऑफ द मायोपिया एंड ह्यूज स्क्रीन टाइम। इसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये फ़ोन को रेस्ट्रिक्ट करने से जो आँखों पे जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। जैसा कि आपका 25 साल सफ़र रहा, इस 25 साल सफ़र में खिदमत खल्क का भी एक मोड़ आपके सामने है। किस तरीके से अपने प्रोफेशन के साथ खिदमत खल्क करते हुए आप इंसाफ कर सकते हैं? ये जो लोग जो होते हैं मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं, कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई जो है एग्जीक्यूटिव होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, और जो है कोई सहाफ़ी होता है। तो लेकिन जो है अगर खिदमत खल्क करने का अगर मौका बहुत ही करीब से अगर किसी को मिलता है तो वो है डॉक्टर का पेशा। तो और भी जो है एक हदीस का मफ़हूम भी है कि अगर किसी से दुआ करवाएं तो एक मरीज़ से दुआ करवाएं ताकि अल्लाह ताला उसको मरीज़ के शरीर से भी करीब होता है। तो ये मौका एक डॉक्टर को जो फ़राहम होता है मरीज़ों से काम करने के लिए
के साथ काम करने का। तो इसका जो है हमारा शुरू से ही एक मंशा रहा कि हम जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल वाला लुक वाला हॉस्पिटल बनाकर जो है कम शरह में एक नए अंदाज में हम आवाम तक पहुँचे। ये हमारी कोशिश, ये जो है ये 1 साल 2 साल कोशिश नहीं है, ये हमारा 20 साल से हम ये कोशिश कर रहे थे कि एक हॉस्पिटल कुछ ऐसा बनाए कि लगे तो कॉरपोरेट, लेकिन जब पहुँचेंगे तो बिलों में जो है काफ़ी उसमें कमी हो और जो है इलाज भी बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं, ये दवाखाने को इस्टेब्लिश किए हैं काफ़ी असरी टेक्नोलॉजी के साथ। फिर एक बार मैं आवाम नास से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए अपना हमारा हॉस्पिटल देखें, सहूलियात को देखें, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और ये फ्री मेगा हेल्थ कैंप एक बेहतरीन मौका है, सैटरडे तक 24 फरवरी तक जारी है। आप डायरेक्ट आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं, जब का जब कंसल्टेशन करवाएं और टेस्ट करवा लें, ताकि जो है आप जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और हमारी सहूलतों को जानें, ताकि आगे चल के भी किसी मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है हमारे हॉस्पिटल की या फिर हमारे इलाज की, तो आप उनको मशवरा दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट का एक आखिरी सवाल, ये मुफ्त ऐनकों का आपके कैंप में शामिल है प्रोग्राम, तो ये किस तरीके से आप लोग फराहम कर रहे हैं मुफ्त ऐनक? देखिए, ये हमारे जो फ्री मेगा हेल्थ कैंप करने का जो मकसद है, ये है कि हम जो है एक अवेयरनेस पैदा करें और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बिल्कुल नीडी पेशेंट्स हैं उनको हेल्प करें। तो ये जो है हमारा जो बजट होता है कैंप का, एक मखसूस मुख्तस हो जाता है। हमारे साल भर की जो भी हमारी जो कमाई होती है उसमें हम जो है एक बजट जो है कैंप के लिए मुख्तस कर देते हैं। वी अलॉट आवर whatever income we earn, though we almost work on no profit no loss, यानी ब्रेक इवन पे काम करते हैं। तो इस पर भी जो है हम ये नहीं कहेंगे कि हम we are not earning, we are definitely earning, but we allocate some amount to this free mega health camp every year, so that will be funding this camp। तो ये जो ऐनकें भी होते हैं तो ऐनकों का ख़र्चा भी हॉस्पिटल ही उठाता है। तो और बल्कि अलबत्ता मेडिसिन जो है कई कंपनी से जो हर साल वेट करते हैं कि डॉक्टर साहब कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो कंपनीज मेडिसिन में हेल्प करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से ये लैबोरेटरी टेस्ट वगैरह भी जो है हॉस्पिटल अपने ज़ाती पैसों से करता है और जो है इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे इसको, और जो है आवाम को जो है फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से मेडिकल कंपनीज़ को भी इंतज़ार होता है कि डॉक्टर साहब कैंप करेंगे, तो मरीज़ों को भी ये इंतज़ार होता है कि डॉक्टर साहब कैंप करेंगे तो हम जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम लोगों को कई मरीज़ों से हम सुनते हैं कि डॉक्टर साहब हम काफ़ी रोज़ से आपका कैंप का इंतज़ार कर रहे थे। और वो कॉरपोरेट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनकी भी कोई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा सोशल वर्क करें, ताकि जो है, और आम तौर पे ये देखा गया है कि कैंप का मतलब होता है बराए नाम कुछ देख लिए, कुछ मेडिसिन दे दिए या फिर कुछ टेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारा जो कैंप है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव एक नॉर्मल मरीज़ जो पे करके जिस तरीके से कंसल्टेशन और टेस्टों से गुज़रता है, ठीक उसी तरह से हम जो है उस पेशेंट को ही पासेस थ्रू ऑल दोस प्रोसेसेस। और ख़ास बात यह है कि हमारा जो कैंप होता है वो हॉस्पिटल बेस इन कैंप होता है, आउटरीच कैंप नहीं है। और हम कहीं कोई शादी खाने में जाके कैंप कर रहे हैं, कोई स्कूल पहुंच के कैंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। What we want to do is we want the patient to go through all the procedures which a normal paying patient goes। तो इसीलिए हम ये कैंप का इंतखाब जो है हॉस्पिटल ही में करते हैं, ताकि द पेशेंट सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी जो टेस्टें होते हैं उसके ज़रिए गुजरे और वो भी इत्मीनान होके जाता है कैंप के आखिर में कि भाई चलो मैं एक हॉस्पिटल में पूरे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से टेस्ट करवा लिया कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
नाज़रीन, यहाँ का हमने मुआयना किया, यहाँ देखा कि बहुत बेहतरीन अंदाज में इंतहाई मौसर तरीके से तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये घंटे 2 घंटे 4 घंटे का कैंप नहीं है, ये कोई शादी खाने या स्कूल में डाले जाने वाला कैंप नहीं है। ये कैंप मिसाली कैंप है जहाँ लोग पैसे देकर दूसरे दवाखानों से रुजू होकर टेस्ट के मराहल और डायग्नोस्टिक वगैरह के मराहल से गुजरते हैं और फिर डॉक्टर से रुजू होते हैं। उसी तरीके के मरहले से मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी कैंप का आज आगाज़ हुआ है और ये चल रहा है। 24 तारीख तक ये कैंप जारी रहेगा। आप तमाम से इस्तेफादे की अपील की गई है। डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब ने जैसा कहा कि यहाँ पर आप पूरी तशफ़ी के साथ इत्मीनान बख्श अंदाज में जो टेस्ट हो रहे हैं उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में ही ख़त्म होता है। प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपके मेज़बान हसन इरफान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।